नमस्कार दोस्तों। ये ज्योग्राफी ऑफ झारखंड का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने बना रखा है, ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का भूगार्भिक संरचना के बारे में। भू मतलब होता है ज़मीन और गार्विक मतलब होता है गर्भ। मतलब झारखंड के ज़मीन के अंदर किस तरह की चट्टानें पाई जाती है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉक सिस्टम ऑफ झारखंड। तो ये वीडियो JSSC JPSC और झारखंड के सारे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ये बाईलैंग्वेज में है और इसका PDF डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और इस चैनल का नाम है स्टडी विद नयन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो आर्कियन, नीस एवं ग्रेनाइट, तो ये हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पुराना रॉक सिस्टम है। ये पृथ्वी के जन्म से जुड़ी हुई है। जब पृथ्वी तरल से ठोस अवस्था में जा रही थी तब उसी क्रम में इस चट्टान का निर्माण हुआ है। और ये चट्टान झारखंड की सर्वप्रमुख चट्टान में से है। इसका विस्तार झारखंड के 90% भूभाग पर है और ये परतदार चट्टान है। इसका विकास आर्कियन काल से ही है। वैसे तो ये चट्टानें झारखंड की 90% भूभाग पे पाई जाती है, लेकिन मोस्टली ये कहाँ पाई जाती है, तो इसका विस्तार झारखंड के सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा तथा दक्षिण पूर्वी झारखंड के क्षेत्र में, मतलब ये झारखंड के नीचे का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये चट्टान की बहुलकता पाई जाती है। और इसका ग्रेनाइट और नीस इसका रूपांतरित फॉर्म है। आर्कियन चट्टान की ग्रेनाइट और नीट इसका रूपांतरित फॉर्म है। अब हम लोग देखने वाले हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टान बनी कैसे है, तो ये आर्कियन क्रम की चट्टान के अप्रदन स्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ है। और ये पाई कहाँ जाती है, तो ये पाई जाती है कोल्हान के पहाड़ी के क्षेत्र में। इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ है और इसे लौह अयस्क श्रृंखला भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क पाया जाता है। आप लोग धार से याद रख सकते हैं, धारवाड़, धार, लौह अयस्क की प्रचुरता, ऐसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं। और प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन भंडार होने के कारण ये आर्थिक दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रमुख चट्टान है। अच्छा, इसका नाम ये आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका नाम धारवाड़ पड़ा क्यों, तो ये कर्नाटक के एक धारवाड़ जिले पे धारवाड़ जिले से ही इसका नाम पड़ा है, क्योंकि सर्वप्रथम इस प्रकार की चट्टानें वहीं पे खोजी गई थी, इसीलिए इसका नाम धारवाड़ पड़ गया। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और छोटा नागपुर का जितना भी आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान है, सब इसी काल के चट्टान से संबंधित है। आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही छोटा नागपुर पठार के आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टान का संबंध है। विंध्यन क्रम की चट्टान। तो विंध्यन क्रम की चट्टान के बारे में हमें क्या पढ़ना होगा, तो हमें इतना याद रखना होगा कि ये झारखंड के गढ़वा जिले में पाई जाती है। गढ़वा और पलामू जिले में पाई जाती है, जहाँ से सोन नदी बहती है। तो ये विंध्यन क्रम की चट्टान झारखंड के गढ़वा और पलामू, दो जिले, एक यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो हमें याद रखना पड़ेगा, गढ़वा और पलामू जिले में ये पाई जाती है। तो ये चट्टान बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर से युक्त परतदार चट्टान है। ये जो सीमेंट बनाने में काम आता है, वो रॉ मटेरियल इस तरह की चट्टान में पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टान। इस चट्टान का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट में हुआ है। तो दामोदर घाटी एरिया में ये गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है। और गोंडवाना क्रम की चट्टान में कोयले की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस चट्टान का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट में हुआ है, तलछट से हुआ है। इस चट्टान में बलुआ पत्थर एवं कोयले की परत पाई जाती है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी चट्टान से हुआ है। इस चट्टान का विस्तार गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ी तथा उत्तरी कोयल नदी की घाटी क्षेत्रों में है। तो हम लोग मैप में भी देख सकते हैं कि इस तरह की चट्टान कहाँ पाई जाती है। ये रहा मैप। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 90% भूभाग पे आर्कियन क्रम की चट्टान, नीस एवं धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है। जो ये स्क्वायर है वहाँ पे आर्कियन क्रम की चट्टान पाई जाती है। पूरा 90% भूभाग पे कवर किया हुआ है। मोस्टली ये नीचे वाला एरिया में पाई जाती है। और विंध्यन क्रम की चट्टान की बात करें तो ये हम लोग गढ़वा जिले में पाई जाती है और कुछ पलामू जिले के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। सोन नदी यहाँ से बहती है, सोन नदी के समीप ये पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टान दामोदर घाटी की तलछट में पाई जाती है। ये वाला एरिया पूरा गोंडवाना क्रम की चट्टान से भरी हुई है और यहाँ पे कोयला की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। चलिए हम ऊपर हम लोग देख लेते हैं और क्या है इसका विस्तार। इस चट्टानों का विस्तार गिरिडीह, राजमहल के पहाड़ी तथा उत्तरी कोयल नदी के घाटी क्षेत्रों में है। राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टानें। तो जो लावा की बहाव से ही राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है और जब दरारों में लावा के प्रवाह से दक्कन लावा का निर्माण हुआ है। तो इस चट्टान का अपक्षयन के परिणाम स्वरूप लेटराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण हुआ है। अपक्षयन के स्वरूप लेटराइट एवं बॉक्साइट का निर्माण हुआ है और इसका विस्तार झारखंड के पाट क्षेत्र में, पलामू, गढ़वा, गुमला तथा लोहरदगा, साहिबगंज के पूर्वी उत्तर क्षेत्रों में और पाकुड़ के पूर्वी भाग में है। इसकी ऊंचाई 900 मीटर है।
तो ये राजमहल ट्रैप की चट्टानें प्रमुख कहाँ पाई जाती है, तो ये साहिबगंज का इलाकों में पाई जाती है, राजमहल के इलाकों में पाई जाती है। नवीनतम जलोढ़ निक्षेप झारखंड के राजमहल के पूर्वी क्षेत्र, सोन नदी घाटी तथा सोनरेखा नदी के निचली घाटी के क्षेत्रों में नदियों के जलोढ़ के निक्षेप से इस संरचना का निर्माण हुआ है। तो नवीनतम जलोढ़ बेसिकली हाल जो जलोढ़ मिट्टी का जमाव के कारण जो क्रम की चट्टानें बनी है उसे हम लोग नवीनतम जलोढ़ की चट्टान कहते हैं। और ये नदी के बगल में ही इसका ज़्यादातर निर्माण हुआ है, जैसे सोनरेखा नदी यहाँ पे है, और सोन नदी और राजमहल के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र यहाँ पे गंगा बहती है। तो ये 3 जगह नवीनतम जलोढ़ निक्षेप पाई जाती है। झारखंड का धरातलीय स्वरूप, मतलब झारखंड की धरती की स्वरूप कैसी है, क्या ये पहाड़ी क्षेत्र है, क्या ये समतल है, या फिर क्या ये पठारी क्षेत्र है, कौन क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। झारखंड की धरातलीय स्वरूप के निर्माण में छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का सर्वप्रमुख योगदान है। तो पूरा झारखंड अप्रॉक्सीमेटली झारखंड छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में ही अवस्थित है, और ये छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है। इस छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक है। तो ये छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई अगर हम लोग देखेंगे तो 760 मीटर है, और इसमें से सबसे ऊंची चोटी संबेज शिखर है जिसे हम लोग पारसनाथ कहते हैं। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, और फीट में देखेंगे तो 4478 है, और ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, पारसनाथ की चोटी। और छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई 760 है, और इसमें से सबसे ऊंची चोटी संबेज शिखर है, और जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड के धरातलीय स्वरूप का विभाजन। तो झारखंड के धरातलीय स्वरूप का विभाजन सामान्यतः 4 भागों में किया गया है। तो ये हम लोग मैप में देख लेंगे। हाँ, यहाँ पे तो झारखंड का धरातलीय स्वरूप मेनली 4 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर पे हम लोग रखते हैं पाट क्षेत्र को, दूसरा पे रांची का पठार को, तीसरा पे हजारीबाग का पठार को, और चौथा पे ये राजमहल पहाड़ी और गंगा का मैदान, इसको साथ में रखते हैं। तो इसमें ऊंचाई की दृष्टि से पाट क्षेत्र सबसे ऊंचा पठार है, उसके बाद रांची का पठार, उसके बाद हजारीबाग का पठार, और उसके बाद राजमहल का पठार। तो हम लोग ये चारों और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाट क्षेत्र पश्चिमी पठार को देखने वाले हैं। ये पाट क्षेत्र ये सबसे ऊंचा पठार है झारखंड का। पाट का अर्थ समतल जमीन होता है। पारसनाथ के अतिरिक्त ये झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। अगर झारखंड का सबसे ऊंचा भाग पूछा जाए तो वो पाट क्षेत्र है, लेकिन अगर सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो पारसनाथ है, और पारसनाथ पाट क्षेत्र पे नहीं है, ये निचला हजारीबाग का पठार पे है। लेकिन अगर औसतन सबसे ऊंचा पठार पूछा जाए तो ये पाट क्षेत्र है। इसका विस्तार रांची के उत्तर पश्चिम हिस्से से लेकर पलामू जिले के दक्षिण हिस्से तक है। ये आप मैप में देख सकते हैं। पाट क्षेत्र की आकृति चतुर्भुजाकार है। इसका शीर्ष दक्षिण में तथा आधार उत्तर में है, ये भी आप मैप में देख सकते हैं। इस क्षेत्र के ऊपरी भाग, जो पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग है, इसको हम लोग टांड कहते हैं, तथा निचली भाग को हम लोग दोन कहते हैं। टांड दोन, ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा। पाट क्षेत्र का ऊंचली भाग को हम लोग कहते हैं टांड, और निचली भाग को दोन कहते हैं। पाट क्षेत्र की समुद्रतल तल से ऊंचाई है 900 मीटर, और सदन ऊंचाई है ये 900 मीटर, लगभग 3000 फीट। झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाट क्षेत्र क्या क्या है? एक है नेतारहाट, दूसरा है गणेशपुर पाट, और तीसरा है जनीरा पाट। ये तीनों पाट क्षेत्र में ही आते हैं, और ये पाट क्षेत्र के सबसे ऊंची चोटी है। नेतारहाट, गणेशपुर और जनीरा पाट। पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ी सानू एवं सारू पहाड़ी है। सानू एवं सारू इसके प्रमुख पहाड़ी है। पाट क्षेत्र उत्तरी कोयल, शंख और आदि नदी का उद्गम स्थल भी है। दशनी नुमा बावरे का मैदान झारखंड के पाट क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। ये बावरे का मैदान अगर पूछा जाए, ये पाट क्षेत्र का हिस्सा है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं रांची का पठार। रांची का पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पठारी भाग है झारखंड का। ये आप मैप में देख सकते हैं। ये समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी 600 मीटर है। पाट पठार की ऊंचाई औसत 900 मीटर थी, और रांची का पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। रांची का पठार की आकृति कैसी है? चौकोर है। पाट पठार की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। ये आप मैप में देख सकते हैं। रांची का पठार की आकृति चौकोर है। इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां पठार के किनारे पर ढाल के कारण जलप्रपातों का निर्माण करती है, वाटरफॉल्स का निर्माण करती है। जब नदी
पठार से गिरती है तो ये जलप्रपातों का निर्माण करती है। प्रमुख जलप्रपात क्या है? बूढ़ा घाघ जो रांची का पठार में है, इसे हम लोग लोधा घाघ भी कह सकते हैं। हुंडरू जलप्रपात जो रांची का पठार में है। दसम जलप्रपात, जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात आदि रांची का पठार के प्रमुख जलप्रपात है। अब हम लोग आते हैं हजारीबाग के पठार के ऊपर। हजारीबाग के पठार दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है हजारीबाग का ऊपरी पठार और दूसरा है हजारीबाग का निचले पठार। तो ये हजारीबाग पठार का जो ऊपरी हजारीबाग पठार है, ये इसका विस्तार रांची पठार के समांतर हजारीबाग जिले में है। तो इसकी भी औसत ऊंचाई रांची पठार की ऊंचाई के समीप ही है। पहले ये दोनों जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है भूतकाल में यह रांची का पठार के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन दामोदर नदी के कटाव के कारण ये रांची पठार से पृथक हो गया, ये अलग हो गया रांची का पठार से, क्योंकि बीच में दामोदर नदी आ गया और इस दोनों पठार को अलग कर दिया। इस पठार का समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर है, इसीलिए इसका ऊंचाई भी रांची के पठार के जैसे ही है। अब हम लोग आएंगे निचला हजारीबाग के पठार के ऊपर। निचला हजारीबाग का पठार यह हजारीबाग जिले के उत्तरी भाग में विस्तृत झारखंड का निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी क्षेत्र है। छोटानागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित होने के कारण इसे बाहा पठार भी कहा जाता है। तो ये बाहा पठार भी कहा जाता है। ये हजारीबाग का उत्तरी भाग में अवस्थित है। इसका समुद्र तल से ऊंचाई 450 मीटर है। पाट पठार का 900 मीटर था ऊंचाई, रांची का पठार का 600 मीटर था। ऊपरी हजारीबाग का औसतन ऊंचाई 600 मीटर था और ये निचला भाग का ऊंचाई 450 मीटर है। जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊंचाई भी घट रही है, ये हम लोग देख सकते हैं। तो निचली हजारीबाग का पठार के क्षेत्र में गिरिडीह का पठार पर बराकर नदी के घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार में अवस्थित है? तो ये निचला हजारीबाग के पठार में अवस्थित है और इसकी औसतन ऊंचाई 1365 मीटर है। और ये पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी में आती है। यह अत्यंत कठोर पायरोक्साइड ग्रेनाइट से निर्मित है। ये निचला हजारीबाग का पठार। अब हम लोग आएंगे राजमहल की पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र। ये मैदानी क्षेत्र समतल जमीन है और ये राजमहल की पहाड़ी पठारी क्षेत्र है, पर इसका ऊंचाई कम है बाकी पठार के मुकाबले। यह आसान नदी घाटियों एवं मैदानी क्षेत्र से मिलकर निर्मित हुआ है। ये राजमहल की पहाड़ी, यह पठारी क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 150 से 300 मीटर ऊंचा है। पहला पाट पठार हमने देखा 900 मीटर, उसके बाद रांची का पठार 600 मीटर, उसके बाद हजारीबाग का ऊपरी पठार 600 मीटर, हजारीबाग का निचला पठार 450 मीटर, और अब हम लोग देख रहे हैं राजमहल की पहाड़ी जो 150 से 300 मीटर ऊंचा है। इस क्षेत्र में स्थित राजमहल की पहाड़ी बिहार के कैमूर पहाड़ी तक विस्तृत है। राजमहल पहाड़ी का विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ एवं साहेबगंज जिले तक है। संथाल परगना में बेसिकली राजमहल के पठार का विस्तृत है। राजमहल पठारी क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस क्षेत्र में नुकीली पहाड़ी का स्थानीय नाम टोंगरी है तथा गुंबदनुमा पहाड़ियों का डोंगरी है। तो इसका नुकीली पहाड़ी का स्थानीय नाम टोंगरी है, यह याद रखना होगा, और गुंबदनुमा पहाड़ियों का डोंगरी है। चाईबासा के मैदान इस क्षेत्र का सर्वप्रमुख मैदानी क्षेत्र है जो पश्चिम सिंहभूम के पूर्व मध्यवर्ती भाग में स्थित है। चाईबासा मैदान उत्तर में दालमा श्रेणी, पूर्व में ढालभूम श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी, पश्चिम में सारिंडा वन तथा पश्चिमोत्तर में पोरहाट की पहाड़ी से घिरा है। इसके दक्षिण में अजय नदी घाटी मौजूद है। राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण में अजय नदी घाटी अवस्थित है। ये हम लोग मैप में भी देख लेंगे। यह है पाट क्षेत्र जो सबसे ऊंचा है। यहाँ पे सबसे ऊंचा चोटी क्या है? तो सबसे ऊंचा चोटी यहाँ पे क्या है? नेतारहाट है। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसतन ऊंचाई है 900 मीटर, और 900 मीटर इसकी औसतन ऊंचाई है। रांची का पठार की औसतन ऊंचाई 600 मीटर है। और ये ऊपरी हजारीबाग का पठार और रांची का पठार पहले जुड़ा हुआ था, पर ये दामोदर नदी बेसिन की वजह से ये अलग हो गया। तो ऊपरी हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई भी 600 मीटर हो गया। और निचली हजारीबाग पठार को हम लोग बाहा पठार कहते हैं, क्योंकि ये झारखंड के बाहा के समीप स्थित है और इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। और ये राजमहल की पहाड़ी और ये गंगा का मैदान, ये समतल जमीन है। इसकी औसत ऊंचाई 150 से 200 मीटर तक है। ये गंगा का मैदान है। और फिर हम लोग मैदानी क्षेत्र को देखें तो चाईबासा का मैदान एक मैदानी क्षेत्र है जिसके समूह बाकी सारे पठार अवस्थित है। तो पठारी क्षेत्र में हमें इतना ही पढ़ना पड़ेगा। और इससे पहले आप लोग ये वाला मैप ध्यान से देख लीजिए और अपना दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस इस टॉपिक पे इसी मैप से ही ज़्यादातर आएगा। कौन भाग कहाँ पे स्थित है, किसकी ऊंचाई कहाँ पे है, और वही सब क्वेश्चंस आने वाला है। तो अब हम लोग चलते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं।
तो चलिए, भौतिक विभाग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? तो ये छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। भारत का जो ये प्रायद्वीपीय एरिया है, प्रायद्वीपीय पठार का ही छोटा नागपुर पठार एक हिस्सा है। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? तो छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। झारखंड यहाँ पे है और छोटा नागपुर का पठार भी यहाँ पे है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इसका आंसर उत्तर पूर्व होगा। छोटा नागपुर का पठार की चट्टानें कैसी है? इसकी चट्टानें कैसी है? क्रिस्टलीय एवं कायांतरित रूपांतरित चट्टान को कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो ये छोटा नागपुर पठार के चट्टानें क्रिस्टलीय एवं कायांतरित चट्टानें हैं। छोटा नागपुर पठार की रचना किस चट्टान से हुई है? तो इसकी रचना लाभा चट्टान से हुई है। छोटा नागपुर पठार की रचना लाभा चट्टान से हुई है। छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घेरे हुए है? तो ये 47.8% झारखंड का एरिया में छोटा नागपुर का पठार है। अब 6 नंबर पे आते हैं, छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का किस चट्टान से निर्माण हुआ है? छोटा नागपुर का धरातल का किस चट्टान से निर्माण हुआ है? तो ये ग्रेनाइट एवं नीस से निर्माण हुआ है। हमने देखा कि आर्कियन चट्टान ये ग्रेनाइट एवं नीस रूपांतरित करके बनाता है। तो ये छोटा नागपुर का जो वर्तमान धरातल है, ये ग्रेनाइट और नीस से निर्मित है। छोटा नागपुर का पठार क्या है? ये एक संप्राय भूमि है। 8 नंबर, खनिजों का गोदाम घर के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये छोटा नागपुर का पठार ही खनिजों का गोदाम घर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे खनिजों की प्रचुरता है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग क्या है? तो ये हमने देखा कि पारसनाथ की पहाड़ी को छोड़कर सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र है, जिसकी औसत ऊंचाई 90 मीटर है। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई 900 मीटर है। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितना है? तो ये 900 से 1100 मीटर पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई है। निम्न में से किसकी तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है? तो ये पाट पठार की तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है, क्योंकि ये दक्षिण पठार की जो मेसा आकृति है, ये भी ऊंचाई में बहुत ज़्यादा है। तो झारखंड का पाट पठार की तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन, पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिला में? पाट क्षेत्र का विस्तार किस जिला में? तो ये हमने मैप में देखा, तो ये पाट क्षेत्र का विस्तार लातेहार में भी है, लोहरदगा में भी है, गुमला में भी है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। और आप इसको और एक बार मैप देख सकते हैं। मैप इस PDF में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये पाट पठार के बाद जो पठार आता है वो रांची का पठार है, और उसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पाट पठार की औसत ऊंचाई 900 मीटर था, और रांची पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। तो रांची पठार का निर्माण हुआ है ये नीस एवं ग्रेनाइट, ये भी आर्कियन रॉक सिस्टम का ही पार्ट है, नीस एवं ग्रेनाइट। तो उसी से रांची का पठार का भी निर्माण हुआ है। रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? तो ये दामोदर नदी रांची एवं पठार को एक दूसरे से अलग करती है। रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाहा पठार या निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई है 300 से 450 मीटर। रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाहा पठार, मतलब जिसको हम लोग हजारीबाग का निम्न पठार कहते थे, उसकी औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। चाईबासा का मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये 150 मीटर है। झारखंड 18 हम लोग 18 नंबर पे आते हैं। तो यहाँ पे है झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना है। जो सबसे न्यूएस्ट भौतिक संरचना क्या है? राजमहल ट्रैप, जो लाभा के ठंडा होने से बनी है। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो ये झारखंड का उत्तरी पूर्व भाग में स्थित है। ये झारखंड का उत्तरी पूर्व भाग में स्थित है। राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ? तो ये जुरासिक काल में राजमहल ट्रैप का सृजन हुआ। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। राजमहल ट्रैप कैसी चट्टानों से निर्मित है? तो ये बेसॉल्ट चट्टानों से निर्मित है। राजमहल ट्रैप बेसॉल्ट चट्टानों से निर्मित है। अब हम लोग 23 नंबर पे आते हैं। झारखंड का सर्वोच्च शिखर क्या है? ये पारसनाथ है। ये हजारीबाग का निचले पठार पे अवस्थित है। झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। पारसनाथ की पठारी किस पठार का हिस्सा है? पारसनाथ की पठारी गिरिडीह का पठार, जो कि हजारीबाग का निचला पठार है, उसी का हिस्सा है। ये गिरिडीह जिले में अवस्थित है। पारसनाथ पहाड़ किस जिला में अवस्थित है? तो ये गिरिडीह जिले में अवस्थित है। झारखंड का द्वितीय सर्वोच्च शिखर क्या है? तो झारखंड का द्वितीय सर्वोच्च शिखर सरूत पहाड़ी है।
सरूद पहाड़ी झारखंड का द्वितीय सर्वोच्च शिखर है। अब हम लोग 28 नंबर पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सारंडा की पहाड़ी एवं वीरमित्रपुर की पहाड़ी सिंहभूम पठार के दक्षिण में अवस्थित है। पोरहाट की पहाड़ी रांची पठार तथा सिंहभूम पठार के मध्य में अवस्थित है। लोहरदगा की पहाड़ी रांची के पठार के पश्चिम भाग में स्थित है, या उपयुक्त सभी। तो इसको आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। 29 नंबर, झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार की सेल समूह पाया जाता है? तो ये आर्कियन सेल समूह झारखंड में सर्वप्रमुख पाया जाता है। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।